नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रयास के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं 5 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसके मैथ के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर 2.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई AD को ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन आपको दे रखा है, 1.5, 1, 2 और 3.5 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है ये कि हमारे पास त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर क्या है AC, तो हम सीधी सीधी बात करेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज की हमें ऊंचाई चाहिए AD। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है इस प्रकार से, यहां पर मैं A पॉइंट ले लेता हूं, यहां B है और यहां पर क्या है C। ठीक है, AB की वैल्यू 2.5 है, AC की वैल्यू 2.5 है और BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से BC की आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई। अगर हम A से यहां पे लंब डालते हैं तो ये BC को मध्य बिंदु पर मिलेगा, किस पर? D पर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करेगा और यहां पे 90 डिग्री भी बनेगा। तो देखो यहां BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो BD की कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर और CD की कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो यहां से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसकी कर्ण भुजा 2.5 है, आधार भुजा 2 सेंटीमीटर है और हमें लंब चाहिए। तो हम यहां से AD स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर कितना होगा? 6.25 माइनस और आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो यहां से वैल्यू कितनी रहेगी? 2.25 AD स्क्वायर बराबर, अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1.5। तो ये इसकी ऊंचाई होगी। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना रहेगा? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि A नॉट इक्वल टू B तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? चार ऑप्शन आपको दे रखा है। पहला है A प्लस बी बाई टू इक्वल टू रूट ए बी, दूसरा है A प्लस बी बाई टू लेस देन रूट ए बी, तीसरा A प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन रूट ए बी और चौथा है उपरोक्त में से सभी। दोस्तों यहाँ पे दो चीजें आप कर सकते हैं। पहला, आप यहाँ कोई नंबर लेके आप इनको मतलब कि चारों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, या आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि यदि हमारे पास A और B दो समांतर श्रेणी है, ए और बी दो समांतर श्रेणी के पद है तो इनका माध्य क्या होता है? A प्लस बी बाई टू। अगर A और B दो गुणोत्तर श्रेणी के अगर पद है तो इनका जो माध्य है वो क्या है? रूट ए बी। और हम जानते हैं कि जो समांतर माध्य होता है वो ग्रेटर देन किससे होता है? गुणोत्तर माध्य से। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि A प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन क्या होगा? रूट ए बी। और आप यहाँ नंबर लिख कर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास जो आंसर रहेगा वो तीसरा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित एक बिंदु से उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अगर हम समबाहु त्रिभुज को लेकर बात करें, जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है, यहां से मैंने इस भुजा पे लंब डाला, इस पर लंब डाल दिया और यहां पर मैंने लंब डाला। इन तीन लंबों की लंबाई कितनी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, एक की 4 सेंटीमीटर है और तीसरे कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज में हम एक रिलेशन समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है उसका माप 2/√3 गुणा उनके लंबों के योग के बराबर होता है। यहां पे मैं लंब H1, H2 और H3 मान रहा हूं। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है उसकी जो वैल्यू है वो 2/√3 गुणा H1 प्लस H2 प्लस H3 है, और ये तीन क्रम से क्या है? अंदर किसी बिंदु से डाले गए लंब। तो यहां से हम भुजा को कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो 2/√3 कितना गुणा में H1 प्लस H2 प्लस H3, तो 3 और 4 7 और 7 और 5 कितना हो गया? 12। ठीक है, एक का मान हमारे पास कितना आ रहा है? 12, 2 से गुणा होगा तो 24/रूट कितना हो गया? 3। अब हम सभी जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से देखो √3 और बटे में कितना रह गया? 4। भुजा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 24/√3 गुणा 24/√3। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब यहां से देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रही है वो इस प्रकार से आ रही है कि 6 गुणा 24/√3।
ठीक है। आप इसका प्रमेयीकरण कर सकते हैं, तो √3 को ऊपर और √3 को नीचे गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा 3, और 3 किससे कटेगा 6 से, तो कितनी बार 2 बार, 2 के गुणा में कितना रहेगा 24 और गुणा में कितना रहेगा दोस्तों √3। तो हमारे पास जो इसका क्षेत्रफल रहेगा वो 48 √3 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 114 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर क्रेताओं को छूट के निम्न विकल्प देता है। आपके पास यहाँ 4 विकल्प है। पहला 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट है, 12% की 1 छूट और उसके बाद 8% की छूट दे रखी है। फिर तीसरा है 15 और 5 की 2 उत्तरोत्तर छूट है और 20% की आपको एकल छूट दे रखी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विकल्प के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। तो विक्रय मूल्य न्यूनतम तभी पॉसिबल होगा दोस्तों जब मैक्सिमम छूट होगी। तो इन चारों विकल्प में से हम ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम छूट कौन सी रहेगी। तो पहला हम देखिए, पहला विकल्प चेक करते हैं, 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट। 2 समतुल्य छूट बनाने के लिए हमारे पास तरीका होता है a + b - ab बटा 100। ठीक है, अगर हम 2 उत्तरोत्तर छूट को चेक करते हैं तो यहां देखिए पहला भी 10% है, दूसरा भी 10% है, फिर 10 × 10 और बटा कितना रहेगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 20 - 1 कितना रहेगा 19%। तो पहले विकल्प की छूट जो छूट है वो आपकी 19% रहेगी। ठीक है, दूसरे पे बात करें कि एक छूट 12% है तो ए की वैल्यू 12 मानिए, और दूसरी छूट 8% है तो बी की वैल्यू 8 मानिए, फिर -12 × 8 बटे कितना हो जाएगा 100। ये आपका 20 हो गया, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, और 96 में अगर आप यहाँ 100 का भाग लगाएंगे तो 0.96। ठीक है, तो अगर आप 20 से यहाँ माइनस कर रहे होंगे तो इसकी जो छूट रहेगी वो 19.04% रहेगी। तो दूसरे वाले का ऑप्शन हो गया, जो समतुल्य छूट है वो 19.04%। तीसरे का विकल्प हम बात करें कि 15% और 5% की 2 उत्तरोत्तर छूट है, तो ए का मान आप 5 मानिए और बी का मान ए का मान 15 और बी का मान 5 है, तो -15 × 5 बटे कितना हो जाएगा 100। अब यहां से देखिए ये आपका 20 हो गया, और 20 में से आप 75 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.75 रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो 19.25% रहेगी। ठीक है, तीसरा विकल्प है 19.25%। और चौथे विकल्प में हम बात करें तो चौथे विकल्प में जो छूट है वो 20% एकल छूट ही दे रखी है। तो मैंने कहा कि न्यूनतम विक्रय मूल्य कब पॉसिबल रहेगा, जिसकी डिस्काउंट सबसे ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है 20%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो आपका चौथा विकल्प रहेगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिए, अपने पास यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो चौथा विकल्प रहेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब खरीद सकता है। तद अनुसार सेब की कम की गई कीमत प्रति दर्जन क्या होगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेब की कीमत में 20% की कमी हुई है। तो हम यहां से देखो 100 मानकर भी कर सकते हैं, और एक इसका फॉर्मेट होता है कि A/100 ± A गुणा 1 का मूल्य। आप इससे भी कर सकते हैं, तो मैं इसी से करके आपको सॉल्यूशन का बताता हूं। देखिए 20% की कमी होने पर, तो A की वैल्यू 20 है, परसेंट की कमी हो रही है तो 20 बटा कितना हो जाएगा 80। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीदता है। तो 10 सेब ज्यादा खरीदता है तो एक का मूल्य हम ज्ञात करेंगे। तो रुपए और वस्तु में हमेशा फॉर्मेट होता है रुपए बटा वस्तु का। ठीक है, रुपए बटा वस्तु का। तो यहां पर एक वस्तु का मूल्य कितना रह जाएगा 54 रुपए है, और वस्तु कितनी है 10। ठीक है, तो ये 20 बटा 80 गुणा 54 बटा 10, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य आया है। अगर हम यहां से सोल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 20 से ये कितना हो गया 40। तो आप यहां लिख सकते हैं 54 बटा 40 एक वस्तु का कौन सा मूल्य है क्रय मूल्य। लेकिन हमें जो कम की गई कीमत है वो प्रति दर्जन चाहिए। तो ये एक वस्तु है तो 12 वस्तु के लिए हम किससे गुणा कर देंगे 12 से। तो आप 4 से डिवाइड करिए, यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ से 3। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी देखिए 54 गुणा 3 बटा 10।
ये 12 वस्तुओं का लागत मूल्य हो गया। अब आपको ये बताना है कि जब 20% की कमी होने पर वो मूल्य कितना रहा, तो इस पर अगर 20% की आप कमी करेंगे तो 100 20 घटा के लिखेंगे 80 बटा कितना रह गया 100। तो देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 54 गुणा 3 12, 15 एक कितना हो गया 16 और बटे कितना हो गया 8 बटे 100 हो गया। अब जब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे ना तो आप यहाँ से देखिए 8 दूनी 16 हो गया और ये कितना हो गया 48 रे 49 और 8 और 4 12 हो गया, 100 का भाग लगाएंगे तो 12.96। तो सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन जो होगी वो 12.96 होगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। चले हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है कि एक धनराशि जब 8 पैसे प्रति रुपए प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के आधार पर जोड़ी जाती है तो वह 5 वर्ष में 1680 रुपए हो जाती है। तद अनुसार वह धनराशि ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 1050, 1000, 1100 और 1200। ठीक है, तो देखिए पहली लाइन को हम क्लियर करते हैं कि एक धनराशि 8 पैसे प्रति रुपए, मतलब ये कह रहा है कि 1 रुपए पर 8 पैसे लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम 100 रुपए पर बात करें तो 100 रुपए पे 800 पैसे मतलब 8 रुपए, तो 100 रुपए पे 8 रुपए लग रहे हैं प्रति वर्ष। तो ब्याज की जो दर है वो आपकी 8% बन गई। ब्याज की दर कितने परसेंट बन गई दोस्तों 8%। फिर ये कह रहा है कि 5 वर्षों में 1680 रुपए हो जाती है। तो हो जाती है क्या है मिश्र धन है, और मिश्र धन से अगर हम मूलधन ज्ञात करते हैं तो हम एक तरीके पे बात करते हैं, वो होता है PRT SIA, जिसमें साधारण ब्याज में मूलधन हम 100 मानते हैं, दर कितनी होती है 8%, समय आपको 5 वर्ष दे रखा है, तो दर को हम समय को गुणा करते हैं तो वो साधारण ब्याज आता है 100 रुपए पर। तो 8 5 कितना हो गया 40 और अमाउंट कितना हो गया 140। आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिश्र धन 1680 है और हम मिश्र धन कितना बता रहे हैं 140, और हमें चाहिए क्या मूलधन, तो जो चाहिए हम उसको गुणा में रख देते हैं। तो हमें मूलधन चाहिए 100, तो गुणा में मैंने 100 रख दिया, 0 से 0, और यहां से ये 12 बार डिवाइड होगा और 12 गुणा 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 1200। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1200 रहेगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है, देखिए कि मुकेश और राजेश ने एक चुनाव में भाग लिया। लोगों ने मुकेश को वोट देने का वादा किया और बाकियों ने राजेश को। ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे आप चेक करेक्शन कर लीजिएगा। वैसे पेपर में तो था लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ पे 2/5 है। ठीक है ना, तो मुकेश और राजेश ने एक चुनाव में भाग लिया और 2/5 लोगों ने मुकेश को वोट देने का वादा किया और बाकियों ने राजेश को, और चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने मुकेश को वोट देने का वादा तोड़ दिया और 25% लोगों ने राजेश को वोट देने का वादा तोड़ दिया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो यदि राजेश 750 मतों से चुनाव जीतता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2/5 लोगों ने मुकेश को वोट देने का वादा किया। अगर हम 2/5 को लेकर बात करें तो हम इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं कि माना कि टोटल जो मतदाता है वो 500 है, उसमें से 200 लोगों ने मुकेश को मुकेश को वादा किया वोट देने का। तो बाकी किसको करेगा दोस्तों राजेश को। तो 500 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ गया 300। अब क्या कह रहा है कि चुनाव वाले दिन कितना परसेंट 15% लोगों ने मुकेश को वोट देने का वादा तोड़ दिया है। तो 200 का 15% कितना होता है 30 मुकेश को वोट नहीं दिया, तो दिए कितने फिर 170 लोगों ने मुकेश को वोट दिए। और ये कह रहा है कि 25% राजेश को वोट देने से मना कर दिया। तो अगर हम यहां 300 का 25% निकालते हैं तो कितना रहेगा 75 वोट। तो 75 राजेश को नहीं दिए, तो दिए कितने फिर लोगों ने 300 में से 75 आप घटाएंगे तो 225 लोगों ने राजेश को मत दिए हैं। अब क्या कह रहा है, अब देखो कि कौन जीतता है राजेश, कितने मतों से 750 मतों से। तो यहां पर ध्यान दीजिए मुकेश को 30 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो ये 30 लोग किसको वोट दे रहे हैं राजेश को, और राजेश को दिए कितने हैं 225। तो राजेश के कुल मत कितने हो जाएंगे 225 और 30 255। ठीक है, अब मुकेश को 170 लोगों ने वोट दिया, राजेश को कितने लोगों ने वोट नहीं दिया 75 लोगों ने। तो ये 75 लोग राजेश को नहीं दे रहे हैं तो मुकेश को देंगे। तो मुकेश को मिलने वाले मतों की संख्या 245 हो गई। अब बताओ कितने मतों से हरा रहा है राजेश
10 मतों से, जबकि क्वेश्चन कितना कह रहा है 750, तो क्वेश्चन 750 बोल रहा है, आप 10 बता रहे हैं, और टोटल जो मतदाता हैं वो कितने हैं 500, तो गुणा 500 कर देंगे, 0 से 0 हो गया, और डबल 0 तो ये हो गया 25, और 35 और 2 37, तो 37,500 जो लोग हैं वो चुनाव में भाग लिए या अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए इससे आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 118 है कि जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है तो कुत्ते व खरगोश की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि खरगोश ने 5 छलांग लगाता है और उतने ही समय में कुत्ता कितना छलांग लगाता है 3। तो देखिए अगर हमें कुत्ते और खरगोश की चाल को लेकर बात करनी है तो देखिए अगर हम यहां से कुत्ते और खरगोश को लेकर बात करें तो कुत्ता 3 छलांग लगाता है और कुत्ते की जो एक छलांग है वो खरगोश की कितनी छलांग के बराबर है 3 के बराबर। तो देखिए कुत्ते 3 छलांग लगाता है और खरगोश की 1 के बराबर, कुत्ते की 1 चाल के बराबर खरगोश की 3 है, तो 3 गुना कितना हो गया 3। अब देखो यहाँ खरगोश कितनी छलांग लगाता है जितने समय में जो कुत्ता लगाता है छलांग, ठीक है, वो लगाता है कितनी 5, और फिर उसके द्वारा तय की गई दूरी है वो कितने छलांग के बराबर है 1 छलांग के बराबर। तो 5 गुना कितना हो गया 1, तो 3 गुना 3 कितना हो गया 9, और 5 गुना 1 कितना हो गया 5। तो हम यहां से इनका चाल का अनुपात कितना बता सकते हैं 9:5। आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं कि ये खरगोश की चाल है, ये कुत्ते की चाल है, ठीक है, आप इस प्रकार से भी चीजों को समझ सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो 9 कितना रहेगा 5। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थैले में 3 सफेद तथा 2 काली गेंद है तथा दूसरे थैले में 2 सफेद तथा 4 काली गेंद है। एक गेंद को यादृच्छिक चयन किया गया तो इसके काली होने की प्रायिकता बतानी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए हमारे पास 2 थैले हैं जिसमें 3 तो व्हाइट है और 2 ब्लैक है। एक थैला तो यह है, दूसरा थैला क्या है जिसमें 2 व्हाइट है और 4 ब्लैक है। चलिए अब देखो हमें एक गेंद का चयन करना है और वो क्या होनी चाहिए काली होनी चाहिए। तो दोनों थैलों से एक गेंद का चयन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि दोनों थैलों में से एक थैले को चयन करने का तरीका। तो यहां पर टोटल संभावना 2 थैले हैं, उसमें से अगर एक थैले को चयन करेंगे तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों 1/2, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इस पर बात करें तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी चयन करने की 1/2। तो या तो हम इस थैले से ब्लैक ले या हम इस थैले से ब्लैक ले, तो यहां दोनों की स्थिति में क्या आ रहा है यह आ रहा है। तो देखिए अगर मैं पहले थैले का चयन करता हूं, आप समझिए कि दोनों थैलों में से यदि मैं पहले थैले का चयन करता हूं तो पहले थैले का चयन करने का प्रायिकता हो गई 1/2, क्योंकि 2 में से एक चयन करना है। और इसमें भी हमें काली लेनी है, तो काली गेंद कितनी है 2, और कितने में से है 5 में से। तो हम यहां से इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक आने की वो कितनी हो जाएगी 1/2 गुणा 2/5। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/5 ये हो गया, ठीक है। अब इस थैले में इसको थैले के चयन करने की प्रायिकता तो 1/2 हो गई, ठीक है। अब इसमें से ब्लैक लेनी है तो ब्लैक कितनी है 4, और कितने में से 6 में से, तो 4 2 कितना हो गया 6। तो इसकी जो प्रायिकता है दोस्तों वो आपकी रहेगी 1/3। अब हम दोनों में कौन सी कंडीशन लगा रहे हैं या वाली, क्योंकि गेंद तो हमें एक ही चाहिए, या तो इस थैले से या इस थैले से। तो इस थैले से ब्लैक आने की प्रायिकता 1/5 है और इस थैले से ब्लैक आने की प्रायिकता 1/3 है। तो दोनों में से हमें एक का चयन करना है, क्योंकि गेंद एक ही चयन करनी है तो या वाली कंडीशन आएगी। तो 1/5 या की जगह हम क्या लिखते हैं प्लस 1/3, लघुत्तम कितना हो गया दोस्तों 15। 5 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से डिवाइड होगा तो 5। तो इसकी जो प्रायिकता है वो 8/15 रहेगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 120 पर हम बात करते हैं कि यदि a बराबर 9.6, b बराबर 4.44 और c बराबर 5.16 है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखिए
हमारे पास वैल्यू जो निकालनी है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc की, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और हम सभी जानते हैं हमारे पास एक सर्वसमीका होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, फिर लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी है। ठीक है, अब हम यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम यहां पर b इक्वल टू माइनस बी पुट कर दें। ठीक है, और c इक्वल टू हम क्या कर दें माइनस से, क्योंकि यहां पर दोनों वैल्यू माइनस में आ रही है। तो हम पुट करके देखते हैं, तो देखिए यहां पे a क्यूब हो जाएगा प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, और फिर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस सी का होल क्यूब। तो देखिए यहां पे माइनस 3a माइनस बी और माइनस सी ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास देखिए b की जगह माइनस बी है, c की जगह माइनस सी है, तो हम यहां से इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे कि a प्लस बी, तो b किसका हो जाएगा माइनस का और c किसका हो जाएगा माइनस का। फिर ऐसे ही हम वैल्यू आगे वाली भी लिख देंगे। ठीक है ना, तो हम यहां से ये कह रहे हैं कि यदि हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बराबर हम ऐसा लिख पाएंगे माइनस a माइनस बी माइनस सी और फिर इस प्रकार से a स्क्वायर करके ये वाला पद। ठीक है, अब आप देखिए अगर हम a की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो a की वैल्यू कितनी होगी 9.6, b की वैल्यू कितनी होगी 4.44 और इधर c की वैल्यू कितनी होगी माइनस 5.16। और फिर ऐसे ही हम a b c a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस प्रकार से वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम आगे इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर इन्हीं का कैलकुलेशन क्या बन जाएगा 0, तो 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 0। तो देखिए 4.44 माइनस 5.16, तो 4 और 5 कितने हो गए, ठीक है 9, और 0.16 और 0.44 कितने हो गए 0.60 मतलब 0.6। तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे यहां पे, इधर लिख देता हूं मैं कि ये वैल्यू बन जाएगी 9.6 माइनस 9.6, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। अब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारा क्या बन जाएगा दोस्तों 0 बन जाएगा, इसलिए हम इसकी जो वैल्यू है वो कितनी लिखेंगे 0। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो पहला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि यदि किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो विकर्ण की जो संख्या होगी वो n इंटू n माइनस 3/2 होती है। ठीक है, तो यहां से भुजाओं की संख्या कितनी है 100, तो आप 100 लिखेंगे, 100 गुणा 100 माइनस 3 97 हो जाएगा और भाग किसका है 2 का, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 0 35 45 और 3 48, तो हमारे पास विकर्ण की संख्या कितनी होगी 4850। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो तिर्यक लंबाई होती है वो L बराबर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होती है। यहां पे व्यास आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर रहेगी, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 4। फिर देखो ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है तो 2√3 सेंटीमीटर H स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का 4 और √3 का 3, तो 4 गुणा 3 कितना हो गया 12, तो L बराबर √16 हो जाएगा, तो L की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो हमारे पास इसकी तिर्यक जो लंबाई है और ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर होगी, तो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 123 पे हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है कि किसी लंबवर्तीय शंकु के आधार का अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई 5:12 के अनुपात में है। यदि शंकु का आयतन 314 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की तिर्यक लंबाई आपको ज्ञात करनी है। और यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन और भी है कि हमें पाई इक्वल टू 3.14 लेना था, वैसे पेपर में था आपके यहाँ
ठीक है, तो देखो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। आधार का अर्धव्यास और ऊंचाई, तो r और h का अनुपात दे रखा है 5 अनुपात कितना 12। अगर मैं r 5x और h 12x मानूं तो इसका आयतन कितना है 314 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 पाई r स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, और h कितनी है 12x, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 314। अब यहां से हम देखो कैलकुलेट करें तो इधर तो देखो x स्क्वायर और x क्या हो जाएगा x क्यूब, और 314 के मल्टीप्लाई में कौन जाएगा 3, तो ये 3 चला गया, और बटे में क्या आएगा 3.14, और फिर यहां से 25 आ जाएगा, और गुणा में कितना आएगा दोस्तों 12। अब अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर कितना चला जाएगा 100। अब 314 से, अब 314 को काट दीजिए, 25 से कितना हो गया 4, 4 गुणा 3 12, और 12/12 मतलब कितना रह गया 1 रह गया। तो x क्यूब की वैल्यू आपकी 1 है, तो x की वैल्यू भी कितनी रहेगी 1 ही रहेगी, है ना। अब हमें क्या चाहिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो उसके लिए हमें r और h की वैल्यू चाहिए, तो r 5x है और x का मान 1 है, तो r का मान कितना सेंटीमीटर रहेगा 5 सेंटीमीटर, और h का मान कितना रहेगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर। और आप सभी जानते हैं कि तिर्यक लंबाई चाहिए तो रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों का सम 169 होगा, और इसका वर्गमूल कितना होगा 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा L की वैल्यू वो 13 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करें दोस्तों, कि एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु को, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, गोलाकार बना देता है, तद अनुसार उस गोले की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, शंकु को उसकी ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है। वैसे आपको मालूम है कि शंकु से क्या बनाया जा रहा है गोला, तो शंकु से गोला बनाया जा रहा है, तो शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर रहेगा। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि 1/3 पाई, r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है ना, तो r स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 36, और h कितना है 24, और ये किसके इक्विवेलेंट रहेगा दोस्तों 4/3 पाई r क्यूब के, तो 4/3 पाई r क्यूब हो गया। पाई से आप पाई को काट दीजिए, 3 से आप 3 को काट दीजिए, r क्यूब की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इधर देखो 36 गुणा 24, और बटे में कितना है 4, 4 से 6, 6 गुणा 36 216, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 6 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब गोले की त्रिज्या ही चाहिए, तो त्रिज्या तो आपका 6 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है, देखो कि एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पे खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें चाहिए। एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर खींचा गया, तो देखिए अगर हम यहां से बात करें किसी वर्ग को लेकर, कि हमारे पास एक वर्ग है इस प्रकार से, और इस वर्ग के विकर्ण पर वर्ग खींचा जा रहा है, तो ये इसका विकर्ण है, तो इस पे भी एक वर्ग खींचा जा रहा है ऐसे, और उनके वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहां पर इसकी भुजा a माने तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों √2 गुणा a, ठीक है। अब एक तो वर्ग इससे बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और √2 से बन रहा है वो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा √2a का स्क्वायर। तो आप यहां से a स्क्वायर अनुपात क्या लिखेंगे, यहां पर 2 हो जाएगा, और इधर से a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो 1:2 हुआ। तो हमारे पास इस पेपर में थोड़ा सा करेक्शन था, वैसे आपके पेपर में बिल्कुल सही था, तो यहां से जो आंसर रहेगा वो अपने पास 1:2 रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से दुगना है, आधार ऊंचाई से दुगना है, और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आधार हमें ज्ञात करना है। देखिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को लेकर बात करें तो हम ऐसा कहते हैं
कि उसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। अगर मैं आधार x मानूं तो इसकी जो ऊंचाई से क्या है, दुगना है आधार, ऊंचाई से क्या है, दुगना है, तो ऊंचाई आधार की क्या होगी, आधी होगी, तो इसकी ऊंचाई x/2 हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 72, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों, 144, तो x वैल्यू बराबर कितना रहेगा, 12, तो x का मान यहाँ पे 12 है, x ही हमने आधार माना था, तो आधार इसका 12 सेंटीमीटर रहेगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 8 मीटर तथा 5 मीटर है, तो कमरे की लंबाई क्या होगी। तो यहां आप सभी जानते हैं कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h L प्लस बी है, जिसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 220, है ना। यहां पर b की वैल्यू दे रखी है और h की वैल्यू दे रखी है, दोनों पुट करिए। h की वैल्यू 5 मीटर है, तो यहां 5 रखेंगे तो 5 गुना 2 कितना हो गया, 10, तो L प्लस बी बराबर कितना हो गया, 220, 10 से डिवाइड करेंगे तो L प्लस बी बराबर आपका 22 हो जाएगा, है ना। अब यहां पर चौड़ाई भी दे रखी है, चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर, तो अगर b की वैल्यू यहां पर 8 है, 8 इधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, तो L बराबर 22 माइनस कितना रह जाएगा, 8, तो यहां से हमारे पास आंसर कितना रह जाएगा दोस्तों, 14 मीटर। तो उस कमरे की जो लंबाई है वो 14 मीटर होगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 128 दिए गए चित्र में ए बी ग्रेटर देन AC तथा डी भुजा BC पे कोई बिंदु हो तो कौन सा कथन सत्य है। और यहां पर एक डायग्राम को भी लेकर बात कर रहे थे, वो डायग्राम कैसा है मैं आपको समझा देता हूं। डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ था दोस्तों कि हमारे पास इस प्रकार से एक त्रिभुज है, इस प्रकार से एक त्रिभुज है, यहां पर A शीर्ष है, यहां पे B शीर्ष है, यहां पे C शीर्ष है, ठीक है, और यहां से आप कोई बिंदु D मिला रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास एक डायग्राम था। तो इस डायग्राम में हमें बताना है कि इन चारों कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमारे पास इस प्रकार से एक डायग्राम बना हुआ है ऐसे, A B C और यहां पे आपका आ गया D। ठीक है, इस पर यहां पर ये क्या कह रहा है कि AB जो है वो ग्रेटर देन क्या है, AC। AB जो है वो ग्रेटर देन क्या है, AC, मतलब AB जो भुजा है वो AC भुजा से बड़ी है और D भुजा BC पे कोई बिंदु है, तो हमें इन चारों में से सत्य करना है। तो देखिए हम ये सभी जानते हैं त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा। तो एक काम करते हैं हम, देखो इस वाले एंगल को मैं θ1 मानता हूं, इसको मैं मान लेता हूं θ2, ठीक है, और एक हम यहां पर बात कर लेते हैं, ये आपका मान लो θ3 है, ठीक है ना। ओके, अब आप पहली कंडीशन ये गिवन है आपको कि AB ग्रेटर देन AC है, तो AB बड़ी है किससे, AC से, तो AB के सामने वाला एंगल कौन है, θ2, और AC के सामने वाला एंगल कौन है, θ1। तो त्रिभुज अगर ABC में हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि सर θ2 ग्रेटर देन होगा किससे, θ1 से, θ1 से बड़ा कौन होगा, θ2। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन रहा। अब हम बात करें अगर इस एंगल θ3 की त्रिभुज ADC में ही हम बात कर लेते हैं, जो बाह्य कोण है, क्या है, बाह्य कोण, बाह्य कोण कौन सा है, θ3। तो θ3 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन रहेगी किससे, θ2 से, किससे रहेगी, θ2 से। ठीक है ना, कैसे, क्योंकि हम यहां पर बात करते हैं कि अगर त्रिभुज ADC एक त्रिभुज है तो इसका ये आंतरिक कोण है, ये एक आंतरिक कोण है, इन दोनों का जो सम होता है वो इसके बाह्य कोण के इक्विवेलेंट होता है, तो इन दोनों का सम θ3 है, तो सीधी सी बात है θ3 θ2 से ग्रेटर देन रहेगा, तो इक्वेशन अपनी क्या रह गई, सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या बता सकते हैं कि θ1 से बड़ा कौन है,
थीटा 2, और थीटा 2 से बड़ा कौन है? थीटा 3। तो हम यहां से रिजल्टेड ये बता सकते हैं कि थीटा 3 थीटा 1 से बड़ा रहेगा। अब थीटा 3 अगर थीटा 1 से बड़ा रहेगा तो थीटा 3 किसके सामने वाला? AB के सामने वाला। और थीटा 1 जो है वो किसके सामने वाला? AD के सामने वाला। तो हम AB और AD की बात करें तो इसके सामने वाला कौन बड़ा है, इसके सामने वाला कौन छोटा है? तो सीधी सी बात है AB जो है वो ग्रेटर देन क्या रहेगी? AD। तो यहां से हमारे पास जो ऑप्शन है वो थर्ड है कि AB ग्रेटर देन क्या रहेगा? AD। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम 129 नंबर के क्वेश्चन पे बात करें। 129 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यदि कोण A बराबर कोण P तथा कोण C बराबर कोण R हो तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है तब होगा जब आपको इन चारों स्टेटमेंट में से एक सत्य करना है। तो देखिए, अगर हम नॉर्मली बात करें कि त्रिभुज A, B और C और त्रिभुज क्या है? P, Q और R सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है, क्योंकि यहां पर आपको क्या कह रहा है कि A के बराबर P है और कोण C के बराबर क्या है? कोण R है। तो हम यहां पर संगत भुजाओं का अनुपात की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर AB के संगत क्या होगा? PK। AB के संगत क्या होगा? PQ। BC के संगत क्या होगा? QR। तो BC के संगत QR होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है? AC के संगत क्या होगा दोस्तों? PR होगा। तो ये अगर सर्वांगसम है तो ये संगत भुजाएं आपस में बराबर रहेगी। तो यहां से आप समझिए कि हमें कह रहा है कि AC इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू PR है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा AB बराबर QR, तो AB बराबर QR नहीं है, PQ है, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। फिर AB बराबर PR, तो AB बराबर PQ है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन क्या है? AC बराबर PR। तो देखिए यहां पर आपके पास AC बराबर PR है, तो हमारे पास चौथा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें कि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण 90 होता है और बाकी दोनों कोणों का योग 90 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है कि दिए गए चित्र में, इसमें भी एक डायग्राम है, मैं आपको बता देता हूं। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC आपतित है। OC क्या है? आपतित है। तो A और B, A अनुपात B बराबर 2:1 है, तो A का मान क्या होगा? तो हमारे पास देखो डायग्राम ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पर कोई बिंदु A है, यहाँ पे O है, यहाँ पर B है, और कोई इस प्रकार से रेखा है OC जो इस पर आपतित है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें A और यहाँ पर हमें B बता रहा है। तो सीधी सी बात है AOB एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पे बनने वाला कोण कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमें A का मान चाहिए, तो A के मान के लिए हम A का अनुपात रखेंगे ऊपर, अनुपातों का योग 2 और 1 3 है ना, और गुणा 180। तो हमारे पास इस A की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी दोस्तों? 120 डिग्री। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो थर्ड ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 132 कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, तो P की वर्तमान आयु क्या होगी ये आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इनकी जो आयु है वर्तमान 7:3 है, हम इसकी वैल्यू को 7x और इसकी वैल्यू को 3x मान लेते हैं, ठीक है। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो दोनों में 4 वर्ष जुड़ेगा, तो पहले वाली में 7x प्लस कितना हो जाएगा? 4। दूसरी वाली में 3x प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। अब इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा 4 वर्ष बाद? 2:1 के बराबर। तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 1। हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां से क्या हो जाएगा वैल्यू कि 7x प्लस 4 और ये 6x प्लस कितना हो जाएगा? 8। x के पद को इधर लेके आ जाओ, 4 को इधर लेके आओगे तो x बराबर कितना हो गया? 4। अब P की वर्तमान आयु हमें चाहिए, तो P की वर्तमान आयु कितनी है? 7x है, तो 7 गुणा 4 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो पहला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सॉरी,
हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहेगा 28 वर्ष। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए है, तो इसी धन व इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में गिवन जो दर है वो 5% है, तो सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं। कितना हो गया, 1/20। बात 2 वर्ष की हो रही है तो हम यहाँ मूलधन मानकर चलते हैं, तो 20 का स्क्वायर हम कितना मान ले, 400। 400 पर हम पहली कैलकुलेशन से 1/20 से कितना 20 प्राप्त करते हैं, ये पहला वर्ष का ब्याज है। दूसरे वर्ष में दोनों पे कैलकुलेशन करते हैं तो इस पर तो 20 और इस पर 1/20 से कितना हो जाएगा, 1। ये दूसरा वर्ष का ब्याज है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये वाला जो ब्याज है वो मूलधन का ब्याज होता है, और मूलधन का ब्याज सदैव क्या होता है, साधारण ब्याज। ठीक है, और ये जो पूरा ब्याज है वो आपका कौन सा ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज आपका 20, 20 और 1 21 है ना, एक और हो जाएगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 328। तो यहां बोर्ड पर ध्यान दीजिए, चक्रवर्ती ब्याज 328 बता रहा है, और हम बता रहे हैं देखो 20, 40 और 1 41, और हमें चाहिए क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 20 और 20 कितना हो गया, 40। आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना, ये आपका 8 बार रहेगा। ठीक है, और 8 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 320। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड ऑप्शन रहेगा, 320। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 134 है कि 5600 रुपए पर 4 अप्रैल 2016 से 16 जून 2006 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में डेट टू डेट आपको दे रखा, तो सबसे पहले आपको डेज काउंट करने होंगे कि कितने दिनों तक आपकी राशि उधार रही, और उसके बाद हम साधारण ब्याज पर बात करेंगे। तो देखिए 4 अप्रैल से बात कर रहा है ये। ठीक है, 4 अप्रैल, और 4 अप्रैल से उसके बाद कहां तक, 16 जून तक। तो आप समझिए कि 4 अप्रैल, अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, तो यहां से कितने रह गए, 4 तो चले गए तो 26 हो गए, फिर अप्रैल, फिर कितना रहेगा, मई कितना हो जाएगा 31, फिर जून कितना रहेगा 16। ठीक है ना, तो अब देखिए 26, 31 और 16 कितना हो रहा है, 50, 60, 70, 72 और 73 दिन। तो आपको ब्याज कितने दिन का निकालना है दोस्तों, 73 दिन का। और आप सभी जानते हैं कि दिनों को हम सबसे पहले वर्ष में बदलते हैं, तो 365 का भाग लगाते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 वर्ष। अब हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर आप क्या लिखोगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि 5600 मूलधन है, हम बता रहे हैं कि मूलधन कितना है 100, क्योंकि मानकर चलते हैं ना, गुणा दर गुणा समय। तो समय 1/5 है और दर 5% है, तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0। तो यहां से अपना जो आंसर रहेगा वो 56 रुपए रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 135 नंबर के क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। 135 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अंगूठी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो अंगूठी का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को हम सदैव ऑप्शन से करते हैं, अगर हम प्रोसेस से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन को लेकर हम बात करते हैं। तो चलो इसी को लेकर हम बात कर लें कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना इसका लागत मूल्य है उतना ही उस पर लाभ प्रतिशत है। तो लागत मूल्य अगर 80 रुपए है तो लाभ परसेंट भी क्या होगा, 80%। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करके अगर विक्रय मूल्य 144 बना पाए तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो 80 क्रय मूल्य है, 80% का ही लाभ है, तो 180/100, 2 0 से 2 0, और इनका कैलकुलेशन किसके बराबर आया, 144 के बराबर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, सेकंड। तो 136 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला, बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है। दूसरा, बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर नहीं निर्भर करता। तीसरा, माध्यिका का मान आवर्ती चित्र से प्राप्त हो सकता है। और चौथा है ये सभी। देखिए दोस्तों, अगर हम इस पे बात करें
कि बहुलक सीमांत आंकड़ों से हम ये कहते हैं प्रभावित तो होता है, लेकिन कौन सा होता है? न्यूनतम, क्योंकि यहाँ पर तीन चीजें होती है, एक आपका समांतर माध्य होता है, एक माध्यिक और एक बहुलक। समांतर माध्य सीमांत जो आंकड़े होते हैं उससे अधिकतम प्रभावित होता है, और माध्यिका अप्रभावित रहता है, और बहुलक क्या होता है? न्यूनतम प्रभावित होता है, ठीक है ना। फिर हमें ये कहा है कि बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता। ये बात सही है कि बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता, अगर कुछ आंकड़े मिस भी होते हैं या कुछ आंकड़े नहीं भी होते हैं तब भी हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब माध्यिका का मान आवर्ती चित्र से प्राप्त होता है, आवर्ती चित्र से प्राप्त नहीं होता दोस्तों, संचयी आवर्ती चित्र से प्राप्त होता है। क्या होता है? संचयी आवर्ती चित्र, या हम इसको तोरण वक्र के नाम से भी हम जानते हैं, हम इसको ओजाय वक्र के नाम से भी जानते हैं, हम इसको ओर्गिव वक्र भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आवर्ती चित्र से नहीं होता, वो संचय आवर्ती चित्र से माध्यिका प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये न्यूनतम प्रभावित होता है, तो आप ये स्टेटमेंट भी सही नहीं मान सकते। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो यही होगा कि बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है, तो 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या आपसे पूछी है। तो आप यहां से क्या करेंगे कि देखो वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, 5% का अगर वृद्धि हो रहा है और पूर्व की बात हो रही है तो हम 100 ऊपर रखेंगे, 5% की वृद्धि मतलब 105, और फिर 100 ऊपर और यहाँ पर बटे में कितना रह जाएगा? 105। जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो ये 21 और ये 20, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 21 और ये भी कितना हो जाएगा? 20। देखो 21 गुना 21 441, और 441 को आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 होगी, डबल जीरो है तो कितना हो जाएगा? 400। जब हम गुणा कर रहे होंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 1,60,000 होगी। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी होगी? 1,60,000, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है कि एक अंकों के समुच्चय का माध्य, एक अंकों के समुच्चय का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक अंक को 3 से विभाजित किया जाए तो नया माध्य क्या होगा? यहां दोस्तों ध्यान दीजिए कि यदि हम समांतर माध्य को लेकर बात करें, समांतर माध्य को लेकर बात करें तो हम यहाँ पर गणित की चारों संक्रिया लगाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग प्रत्येक पद में, तो वही उसके माध्यम में भी होता है, क्योंकि जैसा औसत होता है वैसा ही क्या होता है? समांतर माध्य। तो यहाँ प्रत्येक अंक में 3 का भाग लगा रहे हैं, तो पहले माध्य कितना था? x बार। अब प्रत्येक अंक में 3 का भाग लगाया है तो माध्य में भी किसका भाग लगाना पड़ेगा? 3 का। तो यहाँ से जो नया माध्य है वो हमें कितना मिलेगा? x बार बटे 3। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 पे बात करें। देखिए 139 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 तथा 1/2x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 का हल ज्ञात करना है, मतलब x और y का मान पे हमें ज्ञात करना है। तो देखो अगर हम बात करें इसको लेकर तो देखिए 1/x को मैं 1/x को m मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? m। और ऐसे ही 1/y को हम क्या मान लेते हैं? n। तो यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन बने सीक्वेंस बनेगी वो क्या रहेगा कि m/2 प्लस n/3 और बटे में बराबर में कितना आएगा? 2। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम 6 आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3m प्लस 2n बराबर 12। ये आपकी एक इक्वेशन बनी। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे बनेगा देखिए कि m/3 प्लस 2n/2 हो जाएगा और बराबर में 13/6 है। हम यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे और 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो क्या रह जाएगा? 2m प्लस कितना? 3n। और देखो 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 2m प्लस 3n इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया। फर्स्ट और सेकंड से क्या करते हैं? 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं इस समीकरण से और 2 को इधर, तो हम कितना लिख पाएंगे? देखो 6m प्लस 4n बराबर 24 और इधर कितना आ जाएगा? 6m प्लस 9n बराबर 39। अब यहाँ से घटा दो दोनों समीकरण से, तो हम जैसे यहाँ से घटाते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 5n रहेगा और ये माइनस का 15।
तो n बराबर यहाँ पर कितना बन जाएगा 3। जब n की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी कि क्या बन जाएगा 3m प्लस n कितना हो जाएगा 6, 6 इधर आएगा तो बराबर में कितना हो गया 6, तो m की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई 2। अब हमने क्या कहा था कि m बराबर 1/x है, तो 1/x की जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार n बराबर क्या है 3 है, n की वैल्यू 1/y है तो 1/y बराबर 3 होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1/3। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो 1/2 और 1/3 रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट, ठीक है ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की। फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यांक 3 हो तो k का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए शून्यांक के बारे में आप सभी समझते हैं कि चर राशि का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य बनाता है। तो हम यहाँ पर शून्यांक 3 ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है x का मान हम कितना लेंगे 3, तो हम 2x² + x + k के अंदर हम 3 पुट करते हैं, तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और प्लस x की वैल्यू 3 है और प्लस k है। अगर शून्यांक है तो शेषफल यहाँ से कितना आएगा दोस्तों 0। अब देखो 18 और 3 21 हो रहा है, अगर ट्रांसफर होगा तो माइनस का होगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा 21, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो थर्ड ऑप्शन रहेगा। तो ये हमारा 140 नंबर का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से बिल्कुल 30 क्वेश्चंस आप अच्छे से क्लियर हुए हैं। उम्मीद है कि आपके पेपर भी अच्छा हो रहा होगा। बाकी चर्चाएं करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।